हेलो बच्चों, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। ये चौथा वाला पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चंस हम लोग अच्छे लेवल के कर रहे हैं, बहुत लो लेवल के नहीं कर रहे हैं। ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ऊपर के लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे और इजी लेवल के भी देखेंगे। कुछ अगर टाइम मिला तो हम लोग इजी भी, बहुत इजी भी करेंगे। लेकिन ऐसा पूछ नहीं रहा है एक्चुअली एग्ज़ाम ना, इसलिए हम लोग वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको समझने में डिफ़िकल्टी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताऊँगा। क्या कह रहा है पहला वाला, जस्ट टू प्रूव, है ना, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब न्यू प्रोडक्शन मतलब कुछ नई चीज़ें बनाना। डिस्पैरेज का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना या डिक्रीज करना, किसी की वैल्यू हो या कुछ और चीज़। नो वन लाइक्ड देयर कॉस्टिकली। कॉस्टिकली हमारा क्या होगा, ये एडवर्ब है, और कॉस्टिकली का मतलब हो गया जी हमारा क्रिटिसाइज करना, वही जेलसी जिसे हम लोग कहते हैं। नेगेटिव वर्ड मीनिंग कन्वे करता है। और द प्ले राइट्स, प्ले राइट हो गया जो ये ड्रामेटिस्ट जो होते हैं उनके बात कर रहा है। उनका क्या, प्ले राइट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल पे। तो प्ले राइट्स मतलब जो राइटर हैं उनका क्या, उनका वर्थलेसनेस की बात कर रहा है, उनके नेगेटिव थिंग्स की बात कर रहा है। हो सकता है कि जो राइटर हो, वो जो लिखता है उसमें उसका जो है वैल्यू अच्छा नहीं है, या वो जो कंटेंट लिख रहा है वो अच्छा नहीं है, उसकी बात कर रहा है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। एक एक वर्ड का मतलब तो समझ गए, अब हमें इसे सॉल्व करना है। हो सकता है ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन डिफ़िकल्ट होगा तब भी हमें पेपर सॉल्व करना है, ईजी होगा तब भी पेपर सॉल्व करना है, आप छोड़ नहीं सकते। तो चलो, अगर हमारे पास नहीं है कुछ पता, अगर हमें इनका मीनिंग भी पता नहीं है और इनको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे भाई, हमेशा की तरह मैंने बोला है कि आप ऑप्शंस की तरफ जाएँ। तो ऑप्शंस हमारे पास ADBC, वी हैव CDAB, वी हैव CBAD और DBAC है। तो सबसे पहले देखिए, आप पहला लेटर ढूंढे कि पहला लेटर क्या हो सकता है। इसमें पहला लेटर D है, C है, 2 C हैं और एक A है। ए वाला देखना, जस्ट टू प्रूव। अब जस्ट टू प्रूव सबसे पहले नहीं आ सकता, इसके पहले कुछ और होगा, उसके बाद जस्ट टू प्रूव होगा। तो हम लोग एक तो नहीं आएगा, तो यह 4th वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। क्यों हट गया, मैं एक बार दोबारा बता दूं। इसलिए क्योंकि सेंटेंस जनरली नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनसे सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होता, तो जस्ट टू प्रूव नहीं होगा। तो ए अगर पहला लेटर नहीं होगा तो हमारा 4th वाला ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, जिनमें पहला लेटर C है, 2 में C है, 1 में D है। अब चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है, डी वाला क्या कह रहा है, इसको चलते हैं पहले देखते हैं। DBAC क्या कह रहा है, द प्ले राइट्स वर्थलेसनेस। ठीक है, अब प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट का वर्थलेसनेस। अब ये ना एक्चुअली लास्ट का सेंटेंस बनेगा, ये लास्ट का सेंटेंस बनेगा। क्यों, प्ले राइट का वर्थलेसनेस, और इसके बाद की बात नहीं कर रहा है कुछ। अगर ये लास्ट सेंटेंस बनेगा तो लास्ट वाला तो डी यही कह रहा है। अगर ये है तो इसको एक बार चेक करते हैं, अगर ऐसा है तो इस बार चेक करते हैं। अच्छा, कॉस्टिकली का एक मतलब और होता है जहाँ पे हम लोग रिजिडनेस को बताते हैं। रिजिडनेस मतलब आप किसी एक ही चीज़ को फॉलो करें, उसकी भी बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस पे चलते हैं। अगर हमने देखा कि डी जो है ना लास्ट होगा, अगर डी लास्ट होगा तो डी इस वाले ऑप्शन में आया। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। CBAD। अच्छा, हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर क्या बनाएंगे, C के साथ क्या B का पेयर आ रहा है और A के साथ क्या D का पेयर आ रहा है। चलो देखते हैं। CB क्या कर रहा है, नो वन लाइक्ड देयर कॉस्टिकली। बोला उनका ना, किसी ने भी उनका रिजिडनेस को लाइक नहीं किया या लाइक नहीं करते थे। लाइक्ड मतलब पास्ट का फॉर्म आ गया। ED से अगर कोई वर्ब आता है तो हम उसको क्या मानेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नो वन जो है हमारा प्रोनाउन है, इसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन करेंगे। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो नो वन हमारा स्टार्टिंग में हो सकता है। अगर C होगा स्टार्टिंग का तो ये 2 हो गए। अभी तो हमें ये लग रहा है, लेकिन हम मान करके चलिए कि ये है। अच्छा, C कह रहा है, अच्छा D इसके स्टार्टिंग में आ गया। हम लोगों ने बोला D सबसे लास्ट में होगा, तो इसी को वेरीफाई करते हैं। तो क्या बोला, नो वन लाइक्ड देयर कॉस्टिकली। B ऑप्शन इज डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन। डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन जस्ट टू प्रूव। अच्छा, जस्ट टू प्रूव एक ऐसा वर्ड है जिसके, एक ऐसा सेंटेंस जिसके बाद कुछ आएगा, क्या प्रूव करने के लिए। जस्ट टू प्रूव द प्ले राइट्स वर्थलेसनेस। प्रूव करने के लिए कि उस प्ले राइट, उस ड्रामेटिस्ट का या उस राइटर का वर्थलेसनेस को प्रूव करने के लिए कि वो क्या है, वो अच्छा कंटेंट नहीं लिख रहा है। तो ये सबसे लास्ट में होगा और इसके ठीक पहले A का पेयर होगा। तो A और D का पेयर, और A और D का पेयर यहाँ बन रहा है, और C और B का पेयर भी बन रहा है। कैसे, नो वन लाइक्ड देयर कॉस्टिकली डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन। मतलब जैसे जैसे उस राइटर ने क्या किया
किसी ने भी, नो वन लाइक जरा कॉस्टिकली, किसी ने भी उसका क्या नहीं किया, पसंद क्यों नहीं किया, कॉस्टिकली मतलब उसका रिजिडनेस पसंद नहीं किया, डिस्पैरेजिंग ईच न्यू प्रोडक्शन, जैसे जैसे उसने नए कंटेंट लिखा उसको पसंद नहीं किया, जस्ट टू प्रूव करने के लिए कि आपका जो राइटर, आपकी जो राइटिंग्स है ना वो कैसे है, वर्थलेसनेस है ना, नाकाबिल है, मतलब एक तरह से वो लायक नहीं है पढ़ने के लिए। तो जैसा होता है ना, कभी कभी कोई डायरेक्टर है जो मूवी बना रहा है, अब वो मूवी बना रहा है तो बार बार ऐसी मूवी बना रहा है जिसको पब्लिक पसंद नहीं कर रही है, तो वो बार बार मूवी देखने जाएंगे नहीं, और नहीं जाएंगे तो एक तरीके से वो साबित कर रहे हैं कि आप घटिया कंटेंट बना रहे हो, आप अच्छी मूवी नहीं बना रहे हो, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो ये इसका मतलब है। तो उसके हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम में जब हम जाएंगे तो मान लीजिए वो डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तब भी करना है, ईजी है तब भी करना है, और मॉडरेट है तब भी करना है। तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मौके देखेंगे, तरीके देखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको लगेगा कभी ये आंसर है तो कभी ये आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। बहुत इजी नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे ज़रूर आते हैं कि आपको लगेगा सी भी आंसर है और बी भी आंसर है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़ें। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, बोल रहा है हालांकि एक ग्रेट साइंटिस्ट, क्या आगे बोल रहा है, आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक्स, बोल रहा है अरिथमेटिक में वीक था, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, पहले बचपन के दिनों से ही। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, बोला ऐसा माना गया है या ऐसा इस्टेब्लिश किया गया था, दैट क्या बोल रहा था। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब देखो जरा क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन का पहला लेटर क्या है, डी डी डी। मोस्ट ऑफ द केसेस में डी हो सकता है क्योंकि डी सबसे पहले आ रखा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा वाला ए है, तो एक बार इसको चेक कर लेते कि ए पहला लेटर हो सकता है क्या। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, डी इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट। तो ए का थोड़ा क्या बोलना चाह रहा है, हालांकि अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो ये ऑल्दो अभी मैंने कहा था कि बीच में कहीं पे आएगा, पहले रीजन की बात करेगा, तो ये ऑल्दो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। और वैसे भी ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से सेंटेंस कम स्टार्ट होते हैं, तो ए हमारा पहला लेटर नहीं होगा। ये गया जी। अब हमारे पास क्या बचा, डी डी और डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रोच क्या रखनी है, अब हमें ढूंढना नहीं है, अब हमें इसे डी से लेकर के चलना है। तो ढूंढना नहीं है, उससे समय बचाना है। तो डी कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब ये पहले होगा ही होगा, ये वाला तो कट कर लिया, इसका मतलब ये पहले होगा ही होगा। तो क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, ऐसा माना गया है, ऐसा एस्टैब्लिश हुआ था। क्या हुआ था, क्या माना गया था, दैट की क्या। अब देखना ए के डी के बाद ए ऑप्शन है, डी के बाद बी ऑप्शन है और डी के बाद सी ऑप्शन है। अब मुझे देखना है कि कौन सा वाला आएगा। अब क्या कह रहा है, अब इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश माना गया है दैट की ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, या फिर ऐसा माना गया है कि आइंस्टीन वॉज वीक इन मैथमेटिक्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या माना गया है, ऐसा माना गया है कि अरिथमेटिक में वीक था आइंस्टीन, या ऐसा माना गया है कि आइंस्टीन जो है ग्रेट साइंटिस्ट था। तो अरिथमेटिक में वीक जो होता है वो बहुत कम लोगों को पता है ना। एक चैप्टर भी था आइंस्टीन का, शायद 11th या 12th में है, लिटरेचर जो है उनमें विस्ताज या फ्लेमिंगो में है आइंस्टीन के बारे में। तो ऐसा कम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन अरिथमेटिक में वीक था। इवन साइंटिस्ट होने के नाते कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत विद्वान रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा लोग ज़्यादा मानते हैं कि आइंस्टीन एक ग्रेट साइंटिस्ट था। अगर ऐसा है तो डी के बाद ए का पेयर आएगा, और डी के बाद ए का पेयर यहाँ आ गया। तो ये दो पेयर हमारे बन रहे हैं। अगर ये दो पेयर बन रहे हैं तो जनरली हमारा आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बी और सी का पेयर बन रहा है, तो ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट और उसके बाद बी, आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक्स, और उसके बाद सी, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो बी और सी का पेयर बन रहा है कि आइंस्टीन क्या था, अरिथमेटिक में वीक था। कब से वीक था, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, बचपन से, जब से उसने पढ़ना स्टार्ट किया ना, वो अरिथमेटिक में वीक था। तो बी के साथ सी का पेयर बन रहा है, तो बी के साथ सी का पेयर यही बन रहा है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब एक बार ना फोर्थ वाले और थर्ड के ऊपर देखते हैं। अब देखना इसमें जो पेयर लास्ट का पेयर देखें, सी और ए का, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक, और डी भी क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक। तो ये दोनों फिर
गलत हो रहे हैं, नहीं बन रहा है पेड़। इसकी तरफ चलें DCBA का, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑल्दो तो बीच में आएगा, उसके बाद वो कुछ और बताएगा, तो ए हमारा लास्ट का ऑप्शन नहीं होगा। उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बच गया डी है। और क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ग्रेट साइंटिस्ट, हालांकि क्या था, एक ग्रेट साइंटिस्ट बी आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक्स। ग्रेट साइंटिस्ट कौन था, आइंस्टीन, एंड ही वॉज वीक इन अरिथमेटिक्स राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो ये वो कहना चाह रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने किया होगा, मिल करके हम लोगों ने किया है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।